हेलो डियर्स, मैं पंकज सर और आप देख रहे हैं पंकज सर की क्लास। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सेंटेंसों को हम बनाते कैसे हैं। तो सेंटेंस बनाना तो हम बाद में सीखते हैं, पहले हमको ये जानना है कि सेंटेंस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किस चीज़ से मिलकर के सेंटेंस का निर्माण होता है। जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि सेंटेंस में कौन सा कर्ता है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, कौन वर्ब है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है, तो सेंटेंस को हम कैसे बना पाएंगे। सेंटेंस का कौन सा भाग कहाँ पर लिखा जाएगा, कौन सा वर्ड पहले आएगा और कौन सा वर्ड बाद में आएगा, जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे तब तक सेंटेंस को पहचानना और सेंटेंस को बनाना ये तो बहुत कठिन की बात हो गई ना। तो छोटे से छोटे सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है और बड़े सेंटेंसों को कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस बेसिक क्लास के माध्यम से सीखेंगे। तो जो सबसे ग्रामर की छोटी इकाई होती है उसको ध्वनि कहा जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम बच्चे को कुछ नहीं पता होता है। जिस प्रकार से सैंपट है इस एक कोरा पेज की तरह, उसी प्रकार से जिस टाइम बच्चे का जन्म होता है उस टाइम उसके माइंड में कुछ नहीं होता है, वो बिल्कुल एक सादे पन्ने की तरह होता है। उसके बाद उसमें जिस प्रकार का स्वभाव, जिस प्रकार की एक्टिविटी, जिस प्रकार का ज्ञान उसमें भरा जाएगा, ऑटोमेटिक बच्चा उसी हिसाब से बन जाएगा। लड़का की जो प्रथम पाठशाला होती है वो घर ही होता है। पहला जो ज्ञान हमें मिलता है वो घर से ही मिलता है। यदि हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स अच्छी शिक्षा देते हैं तो ऑटोमेटिक जो बालक होगा उसमें प्रोग्रेस करने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। मैजनी ने कहा है कि नागरिकता का प्रथम पाठ लड़का अपने माता की चुम्बन और पिता के दुलार से सीखता है। तो यदि किसी के माता पिता सही हैं तो ऑटोमेटिक उसका बच्चा जो होगा वो सही होगा। करते हम क्या है, विद्यालय में एडमिशन करवा देते हैं, उसके बाद हम सारी जिम्मेदारी विद्यालय वालों पर छोड़ देते हैं। कहते हैं कि हम पैसा देते हैं, सारी चीज़ विद्यालय वाले खुद करें। विद्यालय वाले भी यदि बच्चे में कोई कमी होती है तो पेरेंट्स पर छोड़ देते हैं और कहते हैं ये तो मेरा काम नहीं है, ये घर वालों का काम है। तो दोनों लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो इसमें जो लड़का है वो और कमज़ोर होता चला जाएगा। यदि कोई गलती है और वो लड़का घर पर करता है तो माता पिता कहते हैं कि तुम्हारे टीचर्स तुम्हें यही पढ़ाते हैं। तो लड़के के मन में एक ऐसी एक्टिविटी उत्पन्न हो जाती है कि वो सोचता है कि हमारे माता पिता नहीं सुधारते, हमारे टीचर ही हमारे ऊपर सब कुछ सुधारने का प्रयास करते हैं। और यदि कोई गलती विद्यालय में लड़का करता है तो टीचर्स कहते हैं तुम्हारे मम्मी पापा क्या तुम्हें यही सिखाते हैं। अब सोचो बच्चे के मन में कैसी एक्टिविटी होगी, वो माता पिता के बंधन में है, इधर टीचर के बंधन में है। तो हम यदि अपना कर्तव्य सुधारें, उस गलती को सुधारने का प्रयास उसको कराएं, माता पिता उसको सुधारने का प्रयास कराएं, तो लड़का संभर जाएगा। तो चलिए खैर सीखते हैं। जो ग्रामर की सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है। तो सबसे पहले लड़का जो है ये साउंड करना स्टार्ट करता है। जब बच्चे का जन्म होता है उस समय बच्चा केवल साउंड करना जान पाता है, रोता है। तो साउंड के बाद में जो है वर्ड का निर्माण होता है। साउंड के बाद में एक वर्ड का निर्माण होता है। और वर्ड जो है अंग्रेजी में टोटल 26 वर्ड होते हैं। और इस 26 वर्ड ये दो प्रकार के होते हैं, एक वाबेल अर्थात स्वर और एक कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन। ये वर्ड जो है दो प्रकार के होते हैं, स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर, वाबेलेटर एंड कॉन्सोनेंट लेटर। इसकी संख्या 5 बताई गई है और इसकी संख्या जो है 21 बताई गई है। ये ग्रामर के हिसाब से स्वरों की संख्या 5 होती है और व्यंजन की संख्या 21 होती है। किंतु इसमें W और Y को भी यह शामिल करते हैं तो स्वरों की संख्या 7 हो जाएगी।
जो WY है इसको सेमी वॉवेल कहा जाता है। तो इस प्रकार से जब साउंड ध्वनि जो है सबसे छोटी इकाई होती है, इससे वर्ण की उत्पत्ति होती है। और वर्ण जो है दो होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। टोटल 26 होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्वराक्षर और एक व्यंजन, एक वॉवेल लेटर एंड कॉन्सोनेंट लेटर। ये जो स्वर होते हैं ये 5 होते हैं, WY को जोड़ करके 7 हो जाएंगे। व्यंजन अक्षर जो हैं ये 21 होते हैं, WY को हटाने पर 19 हो जाएंगे। इन दोनों को मिलाने पर जो है, यदि इन दोनों को मिला देते हैं तो एक वर्ण की उत्पत्ति हो जाती है, एक शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। जब हम स्वर और व्यंजनों को मिला देते हैं तो एक वर्ण बन जाता है। अब ये जो वर्ण होता है शब्द, ये वैसे तो 9 प्रकार से होता है, किंतु हम 8 प्रकार से पढ़ते हैं। 8 प्रकार से ये जो वर्ड होता है इसको पार्ट ऑफ स्पीच बोला जाता है। ये जो वर्ड है इसको हम बोल सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को ही वर्ड कहा जाता है। और वर्ड से जो है, जब 2 या 2 से अधिक वर्डों को आपस में मिला दिया जाएगा तो वो जो है सेंटेंस का निर्माण ले लेता है। ये जो है वाक्य का निर्माण हो जाता है। ये वर्ड जो है ये भी 2 तरह के वैसे होते हैं, एक सार्थक होते हैं, एक निरर्थक होते हैं। इसी प्रकार से जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है, एक सार्थक वाक्य और एक निरर्थक वाक्य। 2 प्रकार से भी वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वर्ड को सबसे पहले सीखते हैं। आखिर में वर्ड है क्या? तो वर्ड 8 प्रकार से होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। तो ये जो है 8 प्रकार से वर्ड हो जाएंगे, शब्द हो जाएंगे। लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। नंबर 1 पर नाउन होता है। नंबर 2 इस प्रकार से, ये 8 प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच अर्थात वर्डों के प्रकार होते हैं। यदि इसमें हम आर्टिकल को मिला लेते हैं, ये आर्टिकल क्या होता है इसके बारे में हमने से अलग से वीडियो बना रखा है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। आर्टिकल को हिंदी में उपपद कहा जाता है और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। दोनों में 3 प्रकार होता है, मतलब दोनों को मिला करके 3 होते हैं, ए, एन और द। ए और एन ये एक ही चीज है, मतलब एक ही प्रकार से लगाया जाता है, और द अलग प्रकार से लगाया जाता है। तो इसका हम प्रयोग कहां पर करते हैं, कैसे करते हैं, इसको हम बाद में सीखते हैं। पहले हम ये सीखते हैं कि जो वर्ड होता है ये कितने प्रकार। वर्ड का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच के प्रकार, बोलने के जो प्रकार होते हैं, अर्थात जो वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, इसमें कितनी चीजें दी रहती हैं। तो टोटल इतनी चीजें होती हैं। इन सारी चीजों को मिलाने पर ये कोई जरूरी सारी चीजें आएंगी, मतलब इसमें से कुछ चीजें मिला करके ही सेंटेंसों का निर्माण होता है। इन चीजों को मिलाने से, मतलब आपको ये तो पता ही कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाने से सेंटेंस का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों को हम आपस में जब मिला देते हैं, चलिए समझते हैं इसको। जैसे ये ना और प्लस ला लिखा हुआ है, तो यहाँ ना और ला एक क्या है, वर्ड है। ना वर्ड है, एक अक्षर है, और ला भी एक अक्षर है। तो दोनों को मिलाने पर नल का निर्माण हुआ। तो नल क्या बना, एक शब्द बना। अब इस शब्द को हम 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे यह एक नल है, यह एक नल है, तो यहां पर नल के साथ साथ में एक एक अलग शब्द है, यह है, ये सभी अलग अलग शब्द हैं, और अलग अलग शब्दों को आपस में जोड़ दिया गया तो एक वाक्य का निर्माण होगा, एक सेंटेंस का निर्माण होगा। अब इस सेंटेंस को हम अंग्रेजी में बनाते हैं। तो यहां पर हम सीखते हैं कि जो वर्ड होता है ये 2 या 2 से अधिक वर्डों को सुव्यवस्थित क्रम में
अगर जो आपस में जोड़ दिया जाता है तो एक सेंटेंस वाक्य का निर्माण हो जाता है। तो इसमें कौन कौन चीजें होती है, सेंटेंस को बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? तो नंबर 1 पर नाउन की आवश्यकता पड़ती है। सेंटेंस में या नाउन जो है कर्ता के रूप में आएगा, मतलब सब सेंटेंस में जो है कर्ता तो होगा ही, बिना कर्ता के कोई सेंटेंस नहीं होता है। यदि उसमें कर्ता नहीं होगा तो इंट्रोडक्टिव वर्ड का यूज करके फिर कर्ता को माना जाता है। या तो वहां पर हम इट लगाएंगे और या तो देयर लगाएंगे। जहां पर कर्ता नहीं दिया होता है तब, वैसे इट के ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो नाउन जो है, ये नाउन आखिर में है क्या, तो इसको पहले समझ लेते हैं। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। संसार में जितनी भी चीजें हैं वो नाउन है। कैसे नाउन है, चलिए देखते हैं। यहां पर जो नाउन है इसको हम पहले समझ लेते हैं। अब नाउन जो है 3 प्रकार के होते हैं। या कोई व्यक्ति आ जाए, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी वस्तु का नाम आ जाए या किसी स्थान का नाम आ जाए, उसी को नाउन कहा जाएगा। जैसे अब ये जैसे मानकर चलते इसका नाम राम है और ये क्या है, एक व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का नाम है। फिर चाहे वो लड़की का नाम हो, चाहे लड़के का नाम हो, चाहे जानवर का नाम हो, चाहे किसी जीव का नाम हो। ये बात अलग है कि वो 5 प्रकार के नाउन होते, उसके किसी भी प्रकार का हो बट नाउन तो होगा। तो यहां पर नाम जो है एक व्यक्ति है, जीव का नाम है। तो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान का नाम है। जैसे एक वस्तु का नाम आ जाए, ये जैसे अम्ब्रेला है, छाता, तो ये क्या है, एक वस्तु है। किसी व्यक्ति का नाम आ जाए या किसी वस्तु का नाम आ जाए या किसी स्थान का नाम आ जाए। जैसे ये टेम्पल एक मंदिर है और मंदिर क्या होता है, ये एक स्थान होता है। तो किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी वस्तु का नाम आ जाए या किसी स्थान का नाम आ जाए तो वो नाउन होगा। तो यहां पर सेंटेंस में जो है 2 प्रकार से नाउन रखा जाता है। एक तो व्यक्ति रखा जाता है, जैसे राम मंदिर जा रहा है, तो यहां पर राम मंदिर, राम घर जा रहा है, राम विद्यालय जा रहा है, कहीं पर जा रहा है, तो इधर वाला जो आता है वो भी नाउन और इधर जो आता है वो भी नाउन। तो ये जो प्रयोग किया जाता है, राम से अमृता, सीता गीता नीता कुछ भी, तो ये सब्जेक्ट होता है। फिर चाहे वो प्रोनाउन के रूप में यूज हो या नाउन के रूप में यूज हो, तो वहां पर जो है यदि प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है तो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अगर जो नाउन के रूप में हो रहा है तो वहां पर आर्टिकल लगाया जाएगा। ये जो राम है ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा और ये जो मंदिर है ये पहली बात लास्ट में आता है। और लास्ट में जो चीजें सेंटेंस में आती हैं या तो वो अदर वर्ड होंगे या तो ऑब्जेक्ट होंगी। तो यहाँ पर ये जो काहे के रूप में आया हुआ है, ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म के रूप में आया हुआ है, और ये जो काहे के रूप में आया हुआ है, कर्ता के रूप में आया हुआ है। जैसे राम बाजार जा रहा है या राम मंदिर जा रहा है, सेंटेंसों को हम देखते बनाते कैसे हैं। राम मंदिर जा रहा है, तो यहाँ पर जो राम है ये क्या है, नाउन है। नाउन होने के साथ साथ में ये क्या है, एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर होने के साथ साथ में ये जेंडर के हिसाब से देखा जाए तो मेल है। केवल ये कर्ता तो है, ये कर्ता होने के साथ साथ में भी बहुत कुछ रखता है मायने। मंदिर जो है तो यहाँ पर राम भी सब्जेक्ट है और नाउन है, सब्जेक्ट भी है नाउन भी है। मंदिर जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये भी नाउन है, ये भी नाउन ये भी नाउन। तो नाउन जो है क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी वस्तु का नाम आ जाए या किसी स्थान का नाम आ जाए, वो सारी चीजें नाउन होती हैं जो इसमें रखी जाएंगी। अर्थात इसको हम सिंपल भाषा में ऐसे याद कर सकते हैं, संसार में जिसका नाम होगा वह नाउन होगा। तो आप जरा सोचिए और बताइए कि संसार में कोई ऐसी चीज है जिसका नाम ना हो, है नहीं ना।
तो संसार में जब कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसका कोई नाम ना हो, तो संसार में हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज द नाउन। संसार में जितनी भी चीजें हैं, फिर चाहे जीव हो, चाहे वस्तु हो या स्थान हो, तो जिसका कोई नाम होगा नाउन होगा। समझ में आया? चलिए तो हम सीख लेते हैं आखिर में प्रोनाउन क्या होता है। फिर सेंटेंसों के ऊपर चलते हैं। नाउन पता होगा कि नाउन क्या होता है, 5 प्रकार का होता है। इसके ऊपर हमने नाउन पर अलग से वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। हमने ये सीखा कि नाउन है क्या। तो नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। संसार में जितनी भी चीजें हैं जिसका कोई नाम है वह नाउन है। चलिए प्रोनाउन सीखते हैं। तो प्रोनाउन जो है यह संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग में लाया जाता है। जैसे ही, सी, आई, यू, वी, दे, ये सभी क्या है? ये सभी प्रोनाउन है। ये सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। कर्ता के रूप में तो आते हैं, किंतु कर्ता ये किसी का नाम नहीं हो सकता है। जैसे वह जा रहा है या वह जा रही है, तो ये किसी का नाम नहीं हो सकता है। प्रोनाउन आखिर में होता क्या है, बारीकी समझिए इसको। जैसे यदि किसी की मम्मी जी हैं और किसी के पापा जी, ये राम है, तो होता क्या है, इसके जो बाद में राम है, तो अगर जो इसकी मम्मी जी, ये जो है इसकी मम्मी जी हैं और ये इसके पापा जी हैं, ये मम्मी जी हैं और ये इसके पापा जी हैं, तो इसकी मम्मी, बाय द वे इनके पापा जी का नाम है सोहन, तो इनकी मम्मी जी इनको बुलाना चाहती हैं, नाम है सोहन, किंतु सोहन नाम ले करके नहीं, ऐसा माना जाता कि नाम अपने पति का नाम नहीं लिया जाता है। तो ये जो है इसका नाम लेकर के नहीं बुलाती हैं। क्या बुलाती हैं? राम के पापा, है ना। तो यहाँ पर इनका जो है ये राम से लेना देना कुछ नहीं, भले ही राम नहीं है, किंतु इसकी जगह पर प्रयोग में लाया गया है। ये नाम नहीं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई, आई माने मैं होता है, तो मैं किसी का नाम होता है नहीं ना। मैं किस जगह पर, जैसे मेरा पंकज कुमार नाम, पंकज नाम ना लेकर के मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा बोल सकता हूं। जैसे राम जा रहा है तो राम जा करके ना बोल करके हम बोल सकते हैं वह जा रहा है या वह जा रही है, वह खा रहे हैं। तो ये सभी प्रयोग में लाए जाते हैं किसके जगह पर? कर्ता किस जगह पर, नाउन किस जगह पर। तो जो नाउन किस जगह पर प्रयोग में लाया जाएगा वर्ड, वो प्रोनाउन होगा, वह सर्वनाम कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर ही जो लिखा हुआ, सी लिखा हुआ है, ही माने वह होता है, सी माने वह होता है। यह लगाया जाता है स्त्री जाति में, यह लगाया जाता है पुरुष जाति में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में। आई माने मैं होता है, यदि किसी का नाम नहीं होता है, नाम किस जगह में प्रयोग में लाया जाता है। यू माने तुम होता है, कि तुम भी होता है, आप भी होता है, तो ये किसी का नाम नहीं होता है। हम एक दूसरे को यूज करने के लिए प्रयोग में लाते, जिन शब्दों को हम प्रयोग में लाते हैं वो नाउन कहलाता, प्रोनाउन कहलाता है। नाउन की जगह पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का यूज करते हैं, वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन इज द वर्ड व्हिच यूज्ड प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब प्रोनाउन वह एक शब्द होता है, सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है। समझ में आई बात? चलिए अब सीख लेते हैं वर्ब। और ये कहां पर आता है? कर्ता के रूप में आता है। सेंटेंस में ये जो कहां पर आता है? कर्ता के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे वह जा रहा है, तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो नाउन और प्रोनाउन ये आएगा तो या तो कर्ता के रूप में आएगा और या तो कर्म के रूप में आएगा। सेंटेंसों को जो बनाएंगे अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। चलिए फिर सीख लेते हैं कि जो वर्ब होता है, ये वर्ब क्या होता है। नाउन समझ में आया और प्रोनाउन समझ में आया। अब सीखते हैं आखिर में वर्ब क्या होता है। तो जो वर्ब होता है ये होता है 3 प्रकार से। वैसे हमने वर्ब के ऊपर एक अलग से आपको बताया है कि वर्ब को हम याद कैसे करें। वर्ब को याद करने का एक जुगाड़ मैंने आपको बताया है। तो उसके ऊपर आप वर्ब के वीडियो पर क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हैं कि वर्बों को हम कैसे याद करते हैं। तो इसको थोड़ा बारीकी से बताने का प्रयास करते हैं। वर्ब 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है? इससे आना जाना, खाना, रोना, धोना, पढ़ना, चिल्लाना, उठना, बैठना, जागना, ये मेन वर्ब होता है जो मुख्य काम करता है। तो जो मुख्य काम करता है, वर्ब का मतलब ही काम करना होता है।
जब हम चलते हैं तो चलना काम हो गया, खाते हैं तो खाना काम हो गया, रोते हैं तो रोना काम हो गया, नहीं ना। तो यहाँ पर जो वर्ब होता है ये एक्शन, हमारी एक्टिविटी को दर्शाता है। वर्ब इज एक्शन वर्ड। क्रिया जो होती है एक क्रियात्मक, जो हम काम करते हैं उसको दर्शाने का जो काम करता है वो वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाती है। अब ये जो है कितनी मतलब सेंटेंस में वर्ब जरूर होगा। सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीजों की हमको आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन? एक तो सब्जेक्ट, एक तो वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये तो नाउन प्रोनाउन में से कोई एक ही आएगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, वही हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट को ही नाउन या प्रोनाउन कहा जाएगा, मतलब या तो सब्जेक्ट की जगह पर नाउन आएगा और या तो प्रोनाउन, दोनों में से एक ही आएगा। नहीं आएगा तो क्या आएगा? उसकी जगह पर हम इट मानेंगे और देयर मानेंगे। नहीं है उसमें तब, जैसे आज रविवार है, इसमें कर्ता कहाँ है? तो जहां पर नहीं होगा वहां पर हम इट मानेंगे या तो देयर माना जाएगा। कहां पर मानते हैं इसको हम बाद में बताते हैं। ये जो वर्ब लिखा गया है ये वर्ब 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होता है बता रहा हूं नीचे ही। तो ये जो मेन वर्ब होता है इसमें आना जाना, खाना, रोना, धोना, पढ़ना, चिल्लाना, उठना, बैठना, जागना इत्यादि मुख्य जो काम होता है वो इसके अंतर्गत रखा जाता है। आई बात समझ में? हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वेर ये सारी चीजें रखी जाती हैं जो सहायक, उसकी मतलब सहायता करती है। जैसे राम जा रहा है, तो राम जा रहा है तो राम इज गोइंग, राम इज गोइंग। तो ये जो गोइंग लिखा गया है ये क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। और ये जो इज लिखा गया है यही हमारी है हेल्पिंग वर्ब। ये जो इसकी सहायता करे वो होता है हेल्पिंग वर्ब। ये हिंदी में सदैव लास्ट में और अंग्रेजी में कर्ता के बाद में आता है। तो एक हमारा होगा मेन वर्ब, आना जाना, और एक हमारा होगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो इसकी सहायता करेगा, और एक होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है आधुनिक सहायक क्रिया, जो आधुनिक है। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन चीजें आ सकती हैं? जैसे लिखा गया है कैन, CAN, कैन। अब कैन माने होता है सका, सकी, सके, सकता, सकते, सकते। ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब कमाल की बात ये समझिए कि ये दोनों में फिट हो जाता है, फिर चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सिंगुलर करता हो चाहे प्लूरल हो। यहाँ पर इज है ये ओनली सिंगुलर में आएगी, प्लूरल में नहीं आ पाएगी। जैसे ये है लिखा हुआ है तो है की अंग्रेजी एक जो है इज होती है और आर भी होती है। जैसे वे बाजार जा रहे हैं तो वहां पर आर लगाई जाएगी, प्लूरल की कमाल। यहाँ पर इज जो है कहां पर लगाता है? सिंगुलर नंबर के साथ में, एक वचन के साथ में। सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होती है। यहाँ पर जो गो लिखा है ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, और ओनली प्लूरल के साथ में आएगा, सिंगुलर के साथ में कतई नहीं आ पाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है राम गोज, राम गोज अर्थात राम जाता है, राम जाता है। अब राम कई वचन? एक वचन। तो जैसे राम एक वचन हो गया तो यहाँ पर गो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसको एक वचन बनाने के लिए ES प्लस करना पड़ेगा। तो जैसे इसमें मी प्लस ES प्लस करेंगे तो राम एक वचन है तो ये एक वचन ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो दोनों में फिट नहीं हो सकता है। इज हमारे इसी प्रकार से होता है, इज एक वचन में लगाया जाता है और आर बहुवचन में लगाया जाता है। तो दोनों, जैसे वाज वेर है तो वाज लगाया जाता है एक वचन के साथ में और वेर लगाया जाता है बहुवचन के साथ में, दोनों में फिट नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से जैसे ये फिट नहीं होता है वैसे दोनों, एक वचन बहुवचन दोनों के साथ नहीं फिट होगा, एक के साथ में फिट होगा। बट यहाँ पर ये जो लिखा गया है मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जैसे कैन लिखा गया है, विल लिखा गया है, शुड लिखा गया है, मस्ट लिखा गया है, रिक्वायर्ड है, ये सर क्या होता है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब का कमाल ये होता है कि दोनों में फिट हो जाता है, फिर चाहे एक वचन बहुवचन, इसका झंझट नहीं होता है, दोनों में होता है। जैसे यहाँ पर ही लिखा गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है दे, तो ही कैन गो और दे कैन गो, ये दोनों में फिट होगा, चाहे एक वचन चाहे बहुवचन हो। जैसे ही कैन गो वो जा सकता है और दे कैन गो वह जा सकते हैं। तो दोनों में ये भी करेक्ट ये भी करेक्ट, दोनों सही माना जाएगा, कोई भी गलत नहीं है। तो ये जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है फिर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में काम करता है और दोनों में सही होगा। आई बात समझ में?
तो वर्ब जो है ये तीन प्रकार के हमने सीखा। एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है, एक वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, और एक होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, और एक होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? आना जाना, खाना, रोना, धोना, पढ़ना, चिल्लाना, उठना, बैठना, जागना इत्यादि। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वेर, हैज, हैव, कैन, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है इसके अंतर्गत आता है कैन आता है, वुड आता है, मे आता है, माइट आता है। ये सारी चीजें मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आती हैं। कमाल की बात ये दोनों में फिट हो जाता है, फिर सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो। तो आपको नाउन समझ में आया, प्रोनाउन समझ में आया और वर्ब समझ में आया। चलिए इसके बाद सीख लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। नंबर 4 पर सीखते हैं कि जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव क्या है। इसमें 5 तरह के एडजेक्टिव है। तो इससे पहले हम सीख लेते हैं एडवर्ब। एडवर्ब और एडजेक्टिव ये दोनों चीजें होती हैं। देखिए दोनों को बताता हूं। एडजेक्टिव और इधर लिख देते हैं एडवर्ब। एडजेक्टिव एडवर्ब काम दोनों का एक ही होता है, बट उनका तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। दोनों का काम एक ही होगा, ये भी विशेषता बताता है। ये जो है विशेषता बताएगा, और ये भी क्या बताता है? ये भी विशेषता ही बताएगा। दोनों काम एक ही होगा। जो काम ये करता है वही काम ये करता है, सेम काम करेगा। ये भी विशेषता बताएगा और ये भी विशेषता बताएगा। बट फर्क ये है कि एडजेक्टिव जो है ये किसकी विशेषता बताएगा? ये सब्जेक्ट अर्थात नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, नाउन की विशेषता बताएगा। और ये एडजेक्टिव जो होता है ये किसकी विशेषता बताता है? जो एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव जो है ये विशेषता बताएगा नाउन या प्रोनाउन की, और जो एडवर्ब होता है ये वर्ब की विशेषता बताएगा, मतलब क्रिया की विशेषता बताएगा। तो जो क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण, विशेषता तो खैर बता ही रहा है, किंतु एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे क्रिया विशेषण। और ये जो एडजेक्टिव है ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं विशेषण। ये भी विशेषता बता रहा है नाउन प्रोनाउन की, ये विशेषता बता रहा है वर्ब की। तो ये जो वर्ब की विशेषता बताएगा ये इसको बोलेंगे क्रिया विशेषण। वर्ब अर्थात एडवर्ब, वर्ब के साथ में एड हो जाता है, जुड़ जाता है, तो होगा एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण। आई बात समझ में? चलिए अब इसको हम उदाहरण के तौर पर सीखते हैं, प्रयोग कहां पर करते हैं, कैसे इसको हम जान पाएंगे। जैसे राधा इज अ गुड गर्ल। राधा इज अ गुड गर्ल, राधा इज अ गुड गर्ल। तो यहां पर जो गर्ल है ये क्या है? ये नाउन है ना, हमने बताया नाउन 2 जगह पर आ जाता है। एक तो आएगा पहले कर्ता के रूप में, एक तो आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। एक सब्जेक्ट के रूप में आता है और एक काहे के रूप में आता है? ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। एक सब्जेक्ट पर आएगा और एक ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो ऑब्जेक्ट की जो विशेषता बताएगा, अर्थात ये लड़की जो है, ये गर्ल अर्थात ये जो राधा है ये कैसी है? ये सुंदर है। तो जो सुंदर होगी लड़की है, ये सुंदर अर्थात गुड माने अच्छी भी होता है, सुंदर भी होता है, ब्यूटीफुल वैसे सुंदर होता है, लेकिन जो अच्छी होगी सुंदर तो हो गई। तो लड़की जो है ये अच्छी है, अर्थात राधा। ये लड़की किसके लिए है? राधा के लिए। राधा ही तो ये लड़की है, ये जो है ये राधा ही तो है। राधा इज अ गुड गर्ल। गर्ल किसके लिए आया? राधा के लिए आया हुआ ना। अब ये गर्ल जो है, इस गर्ल की विशेषता कौन बता रहा है? गुड। गुड माने अच्छी, अर्थात ये लड़की अर्थात राधा कैसी है? अच्छी है। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये इसकी विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो जाएगा। अगर जो इसी से पहले हम जोड़ देते हैं वेरी, तो वेरी ये दो जगहों पर इसको यूज होता है। जो क्रिया विशेषण होता है ये इससे अगर जो पहले जो भाई इससे पहले अगर जुड़ रहा है तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। अगर जो इसका हम अलग से रूप देखें तो वैसे हो जाएगा, जैसे राम इज गोइंग टू टेम्पल फास्टली। राम इज गोइंग टू टेम्पल फास्टली। और राम जो है वो तेजी से मंदिर जा रहा है। राम कैसे जा रहा है? मंदिर तेजी से जा रहा है।
तो वो मंदिर तो जा ही रहा है, टेम्पल को जा रहा है। अब कैसे जा रहा है? तेजी से जा रहा है। तो जो फास्ट लिखा है तो फास्ट है, फास्टली, फास्ट माने तेज होता है, ये वजह तो फास्टली अर्थात तेजी से, तो ये भी क्रिया विशेषण हो गया। किंतु यहाँ पर गुड से पहले भी वेरी आया हुआ है, तो ये भी क्या माना जाएगा? ये क्रिया विशेषण ही माना जाएगा। ये हुआ विशेषण और ये हुआ क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो वो शब्द विशेषण कहलाया जाएगा। अगर इससे पहले वेरी जुड़ गया है तो वो भी क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। या ऐसे कोई दूसरा यूज है, राम इज गोइंग टू टेम्पल फास्टली, या राम इज गोइंग टू स्कूल फास्टली, या राम इज गोइंग टू स्कूल स्लोली, है इस प्रकार से बैडली है। तो ये सारे ये वर्ड क्या होते हैं? ये होता है क्रिया विशेषण। यदि किसी भी वर्ड के क्रिया के साथ में उसकी विशेषता बताने वाले शब्द जुड़ जाए तो वो क्रिया विशेषण होता है। आई बात समझ में? चलिए अब अगला सीख लेते हैं। एडवर्ब एडजेक्टिव समझ में आ गया, वर्ब समझ में आ गया, नाउन प्रोनाउन समझ में आ गया है। अब सीखते हैं कंजक्शन क्या होता है। तो कंजक्शन ये दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जो जोड़ देता है वह कंजक्शन कहलाता है। जैसे एक कंजक्शन जो होता है, संयोजक इसके माने होता है, संयोजक, गणक, जोड़क। जैसे अभी हमारा शर्ट है तो इस दोनों को आपस में जो जोड़ देता है, जो बटन होते हैं वो आपस में जोड़ने का काम करता है। जैकेट में चैन जोड़ने का काम करता है। तो जो दोनों चीजों को आपस में जोड़ दे उसको कंजक्शन बोलते हैं, गणक बोलते हैं, संयोजक बोलते हैं। जैसे अब यहां पर लिखा गया है राधे श्याम। राधे श्याम कितने नाम है? आपको दो नाम लग रहे होंगे। कैसे लग रहे हैं? राधे और श्याम अलग अलग है। अब ये राधे श्याम अलग अलग है, दो ही नाम है या एक ही नाम है, कैसे जान पाएंगे? अगर जो यहां पर कॉमा हम लगा देते हैं तब ये प्रूफ हो जाएगा कि दो नाम है। जैसे मोहम्मद, हजरत, सरफुद्दीन। अब यहां पर जिसको पता है तो एक नाम है, वो से कोई कहेगा मोहम्मद अलग होता है, हजरत अलग हो जाएगा, सरफुद्दीन अलग हो जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से अगर जो बीच में कॉमा लगा देते हैं, अंग्रेजी में एंड यदि लगा देते हैं और लगा देते हैं, तो ये शब्द जो है दो या दो से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं। तो जो दो या दो से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ दे वो कंजक्शन कहलाता है, वो संयोजक कहलाता है। जैसे मोहन और सोहन जा रहे हैं। मोहन और सोहन जा रहे हैं। अब यहाँ पर मोहन और सोहन जा रहे हैं अर्थात मोहन सोहन कितने लोग हैं? दो गए। दोनों को कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है। मोहन सोहन जा रहे हैं और हटा देते हैं तो ये एक ही आदमी माना जाएगा। यदि यहाँ पर कंजक्शन का प्रयोग करते नहीं है तो एक ही माना जाएगा, उसको अलग नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जब और लगा देते हैं तो कंजक्शन हो गया अर्थात मोहन और सोहन को जोड़ तो रहा है, दो लोगों को, दो आदमियों को, दो शब्दों को आपस में जोड़ रहा है। तो जो आपस में जोड़ेगा ये जो और है इसको बोलेंगे हम क्या? कंजक्शन बोलेंगे, संयोजक बोलेंगे। सेंटेंस में अब यहाँ पर मोहन ये है क्या? ये सब्जेक्ट है। ये है क्या? ये कंजक्शन है। ये क्या है? सब सब्जेक्ट है। और ये जा रहे हैं ये क्या है? ये वर्ब है। और जो ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो सेंटेंस को बनाना कठिन बात नहीं है। सेंटेंस में ये समझना जरूरी है कि इसमें है क्या। ये जो सेंटेंस बनाया जाता है ये किससे मिलकर के बनता है वो चीज समझ रहे ना। तो मोहन और सोहन जा रहे हैं तो मोहन के लिए बनाते हैं मोहन, और क्या लगाते हैं? एंड, मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन। अब मोहन सोहन दो लोग हो गए तो है क्या अंग्रेजी हम इस ना लगाएंगे आर लगाएंगे, क्योंकि दो लोग हो गए। जहां पर दो लोग होंगे तो है कि अंग्रेजी बहुवचन हो जाएगी। जा रहे हैं कि लगाते हैं गोइंग। तो मोहन एंड सोहन आर गोइंग, मोहन एंड सोहन आर गोइंग। इस प्रकार से कंजक्शन का काम ये होता है कि दोनों लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। आई बात समझ में? तो ये जो प्रेपोजिशन होता है
इसका भी काम संबंध बताने में, जोड़ने में होता है। कैसे जुड़ता है? जिस प्रकार से कंजक्शन काम करता है उसी हिसाब से इसका भी काम होता है। जैसे रमेश पिताजी के साथ जा रहा है। रमेश पिताजी के साथ जा रहा है। अब यहां पर एक वाक्य हो गया, एक सेंटेंस दिया गया है। अब इस सेंटेंस में रमेश जो है ये तो सब्जेक्ट हो गया, लास्ट में जाते ही ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। अब जो पिताजी के साथ, पिताजी को हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। और जो के साथ है इसको क्या पढ़ेंगे? जो के साथ है यही हमारा प्रेपोजिशन है, संबंध बताने वाला काम है, संबंध सूचक अव्यय है। अगर जो हम इसके साथ को हटा देते हैं तो सेंटेंस साथ में जुड़ नहीं पाएगा। कैसे नहीं जुड़ पाएगा? जैसे जो के साथ में यहां से रिमूव कर देते हैं। अब इसको जो पढ़ते हैं क्या हो जाएगा? रमेश पिताजी जा रहा है। अर्थात रमेश और पिताजी में कोई अंतर नहीं है, ये एक ही व्यक्ति का संकेत करेगा, रमेश पिताजी जा रहा है। अगर जो यहाँ पर रमेश पिताजी के साथ जा रहे हैं तो दो आदमी हो जाएंगे, एक ये और एक। जहां पर दो लोगों को दर्शाना है तो वहां पर के साथ होना आवश्यक है। जैसे सोहन अपनी माता जी के साथ घर जा रहा है, तो यहां पर अपनी माता जी, अगर के साथ को रिमूव कर देते हैं, जिस प्रकार से हम बताया रमेश पिताजी के साथ जा रहा है, अगर जो के साथ हम हटा देते हैं तो क्या होता है? रमेश पिताजी जा रहा है, अर्थात ये एक ही आदमी हो जाएगा। तब ये प्रोनाउन बन जाएगा। रमेश जो है ये है तो सब्जेक्ट, किंतु प्रोनाउन का रूप ले लेगा। तो जब प्रोनाउन का रूप लेगा तो इसका कोई मतलब नहीं हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, तो सेंटेंस भाव बदल नहीं जाएगा। तो इंटरजेक्शन जो होता है ये इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। जैसे हे, अरे, अरे वाह, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इसके अंत में विस्मयादि बोधक का ऐसा चिन्ह दिया रहता है इस प्रकार से। और इसके और भी जो संकेत होते हैं उसमें आता है जैसे हुर्रा, ओ, इस प्रकार से शब्द होते हैं। तो जैसे यहाँ पर शब्दों में प्रयोग होते हैं तो हम जान जाएंगे कि वो इंटरजेक्शन वाले शब्द हैं, विस्मयादि बोधक वाले, और उसको हम विस्मयादि बोधक के हिसाब से बनाएंगे। जैसे अरे वाह, हम मैच जीत गए। अरे वाह, हम मैच जीत गए। तो यहां पर जो अरे वाह आया हुआ है ये विस्मयादि बोधक से ही, अर्थात हमारे मन से प्रसन्नता फूल उठ रही है, तो विस्मयादि बोधक का होगा। तो अरे वाह के लगाते हैं हुर्रा। हुर्रा माने होता है अरे वाह, हुर्रा माने हो जाएगा अरे वाह। अब इसके बाद हम इस सेंटेंस को बनाते हैं हम मैच जीत गए, या मैंने मैच जीत लिया। तो यहाँ पर मैंने अगर जो आएगा तो आई लगाएंगे, हम आ रहा है तो यहाँ पर वी भी लगा सकते हैं, वी ऑन द मैच। ये ऑन द मैच, वी ऑन द मैच या आई ऑन द मैच, मतलब हमने मैच जीतते हैं तो इसके लिए हम आई, मैं अगर जो आ रहा है तो आई लगाएंगे, हम आ रहा है तो वी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने आपको बताया कि वर्ड जो है पार्ट ऑफ स्पीच ये कितने प्रकार का होता है, और पार्ट ऑफ स्पीच पर हमने एक सेंटेंस, उसके उदाहरण, उसका प्रयोग करके बताया। पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस में जो बड़े सेंटेंस होते हैं उसको हम कैसे बनाते हैं, सेंटेंस बड़ा होने का कारण क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, पास में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद।